क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था हमारा उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट नंबर 2 पर हम आ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं। इसमें 4 पॉइंट हमने किए थे। 5वें पॉइंट पर आते हैं अब हम प्रभावी संरक्षण या इफ़ेक्टिव सेफगार्ड्स। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है त्रुटिपूर्ण पदार्थों से। अगर कोई चीज़ जो है वो डिफेक्टिव है, ख़राब है, तो उससे हम सुरक्षा देते हैं। या असंतोषजनक सेवाएं अगर कोई जो विक्रयकर्ता देता है, असंतोषजनक सेवाएं मतलब हमने कोई सेवा जो थी वो खरीदी परंतु उससे हमें संतुष्ट नहीं, वो सेवा पूर्ण नहीं दी गई, या फिर अनुचित व्यापार व्यवहार कोई दुकानदार करता है तो उसके खिलाफ भी केस किया जा सकता है। 6 पॉइंट उच्च 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र, 3 टियर ग्रीवेंसेस रिड्यूसल मशीनरी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हम शिकायत कर सकते हैं किसी कंपनी के खिलाफ। 7वां पॉइंट है हमारा समयबद्ध निवारण, टाइम बाउंड रिडर्सल। सामान्यतः ये जब केस किया जाता है तो उसमें कई वर्ष लग जाते हैं उसका हल होने में, परंतु जब कोई शिकायत किसी ग्राहक के द्वारा किसी निर्माता के खिलाफ की जाती है तो उसे बहुत तेज़ गति से जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें। 8वां पॉइंट है उपभोक्ता संरक्षण परिषद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये जो उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ताओं को सुरक्षित करने के लिए परिषद, काउंसिल का मतलब एक संस्था टाइप बनाई जाती है जो कि ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अगला हेडिंग है कि उपभोक्ता कौन है, या फिर उपभोक्ता का अर्थ क्या है, मीनिंग एंड हु इज़ ए कंज्यूमर। ग्राहक कौन है कानून की नज़रों में? तो पहले बोला गया वह प्रतिफल के बदले वस्तुएं या सेवाएं क्रय करता है। मतलब हमने कोई वस्तु खरीदी है या कोई सेवा खरीदी है हमने, और प्रतिफल के बदले मतलब उसके बदले में हमने पेमेंट की है। हु परचेजेस द गुड्स और द सर्विस एंड पेज फॉर इट। सेकंड है जो क्रेता की स्वीकृति से वस्तुएं उपयोग करता है। हु यूजेस गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द बायर। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ खरीदी, क्रेता मतलब कोई बायर है, उसने कोई वस्तु खरीदी हुई है और हम उसकी परमिशन से उस वस्तु को ले आए और हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी क्रेता ने, किसी परचेज़र ने या बायर ने कोई वस्तु खरीदी और उसने अगर अपनी परमिशन से किसी और व्यक्ति को वस्तु यूज़ करने के लिए दी है, तो जो व्यक्ति वो यूज़ कर रहा है वस्तु को वो भी बायर ही माना जाएगा क्योंकि उसकी मर्ज़ी से वो यूज़ कर रहा है। थर्ड पॉइंट है जो वस्तु क्रेता की स्वीकृति से उपयोग करे जिसे वस्तु किराए पर ली गई थी। Who uses goods with the consent of the person who has taken the goods on the rental basis। अब इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति ने वस्तु किराए पर ली और जिस व्यक्ति ने वस्तु किराए पर ली है उससे कोई और व्यक्ति ले गया, उससे पूछ करके ले गया, तो वो भी उपभोक्ता ही माना जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर वस्तु किराए पर ले रहे हैं, एक तरीके से हमने पेमेंट दी, किराया दिया है उसको। चौथा है जो वस्तुएं स्वरोजगार के लिए प्रयोग करें। हु यूजेस गुड्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। स्वरोजगार का मतलब है हमने चीज़ खरीदी और उससे फिर हम अपने नौकरी कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और उससे गुजारा कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कि हमने कोई मशीन जो है वो खरीदी, ठीक है, और उस मशीन से हम चीज़ें बना बना कर आगे बेच रहे हैं, तो वो चीज़ का प्रयोग हम अपने रोज़गार के लिए कर रहे हैं, तो हम उस वस्तु को क्योंकि हमने क्रय किया हम ग्राहक माने जाएंगे। अगला है शिकायत के आधार, ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट। कुछ एक कारण हो सकते हैं जब हम शिकायत कर सकते हैं। तो ए पॉइंट इसमें क्या है जिसको हम बोलते हैं अनुचित व्यापार व्यवहार। मीनिंग समझिएगा ध्यान से। किन कंडीशंस पर हम शिकायत कर सकते हैं? अगर कोई दुकानदार या कंपनी अनुचित व्यापार व्यवहार करती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है। अब अनुचित व्यापार व्यवहार क्या होता है? अनुचित का मतलब जो गलत है, ठीक है, व्यापार करना, पर व्यापार का व्यवहार मतलब व्यापार करने का तरीका जो है उसका वो गलत है, तो वो अनुचित व्यापार व्यवहार या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है। जैसा पहला पॉइंट है वस्तु के बारे में गलत जानकारी देना, गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स। ग्राहकों को हम गलत सूचना दे रहे हैं, वस्तु में गुण कुछ और हैं, हम बता कुछ और रहे हैं। सेकंड है गिफ्ट स्कीम जारी करना। अगर हम वस्तु के साथ कोई गिफ्ट दे रहे हैं, परंतु गिफ्ट देना कोई गलत कार्य नहीं है, परंतु आगे क्या बोला गया, वस्तु के मूल्य में जोड़कर या क्वालिटी को घटाकर। इशू ऑफ द गिफ्ट स्कीम बाय एडिंग द प्राइस इन द ओरिजिनल गुड और रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज़, इस वस्तु के साथ में ये गिफ्ट जो है आपको दिया जा रहा है, तो गिफ्ट देना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसमें गलत ये हो जाता है कि हम ये बोल रहे हैं कि गिफ्ट साथ में फ्री दिया जा रहा है, जबकि जो हमने फ्री बोला तो हमने क्या किया कि उसका मूल्य भी वस्तु में जोड़ दिया, ठीक है, और वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया और हम बोल रहे हैं भाई फ्री दे रहे हैं।
दूसरी बात है कि जो चीज़ हम साथ में फ्री दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, जो मेन वस्तु ग्राहक खरीद रहा है उसकी क्वालिटी को घटा दिया। जब उसके गुणों को हम घटा देते हैं तो वस्तु हमको सस्ती पड़ी, और जब वस्तु सस्ती पड़ी तो उसमें जो पैसा बचा उससे हमने गिफ्ट फ्री दे दिया। तो हमें झूठ नहीं बोलना ग्राहकों को, अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका मूल्य फिर अलग से ना लिया जाए। थर्ड पॉइंट है निर्धारित प्रमापों का पालन ना करना, नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। हर एक वस्तु के स्टैंडर्ड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो हम बोल कुछ और ग्रेड की वस्तु रहे हैं और दे कुछ और के रहे हैं तो भी केस किया जा सकता है। जमाखोरी करना, होर्डिंग, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि दुकानदार ने क्या किया, सामान पीछे से आ रहा है, सप्लाई निर्माता बना के हमारे को दे रहा है, पर दुकानदार क्या कर रहा है, सारा सामान अपनी दुकान में डंप कर रहा है, इकट्ठा कर करके रखता जा रहा है। और ग्राहक जब आता है तो उसको बोलता है भाई पीछे से सामान नहीं आ रहा, अगर आपको सामान चाहिए तो मैं मंगवा दूंगा, पर रेट जो है वो डबल लगेगा। तो कहने का मतलब पीछे से वस्तु की कमी नहीं थी, पर उसने झूठी कमी जो है वो बना करके और डबल रेट ग्राहक से ले रहा है। इसको जमाखोरी करना, इस सामान को दुकान में जमा करना या होर्डिंग कहा जाता है। तो ये था अनुचित व्यापार व्यवहार। एक और तरीका जो यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। जहाँ पर कि प्रतिबंध कोई लगा दिया जाता है, कोई बंधन लगा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सामान तो बेच रहा है दुकानदार, पर कोई शर्त लगा कर सामान बेच रहा है, शर्त सहित सामान जो है वो बेचा जा रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम दुकानदार के पास जाते हैं कार ख़रीदने के लिए, और दुकानदार ये बोलता है कि भाई आप कार तो लो, पर आपको इंश्योरेंस हमसे ही करवानी होगी कार की। तो ये मजबूर किया जा रहा है और ये गलत है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हम कार बेच रहे हैं, हमें कार ही बेचना है, इंश्योरेंस वो चाहे तो कहीं और से कराएं। एक और एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि हम गैस का कनेक्शन लेने जाते हैं गैस एजेंसी पे, और दुकान जो गैस एजेंसी वाला है वो बोलता है कि आपको गैस का कनेक्शन तो मिल जाएगा, पर आपको जो गैस का स्टोव है, चूल्हा है, वो आपको हमसे ही लेना पड़ेगा, तभी हम कनेक्शन देंगे। तो ये जो ज़बरदस्ती की चूल्हा भी बेचने की बात की जा रही है, इसको हम प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार कहते हैं, और उसके खिलाफ जो है वो केस किया जा सकता है। तीसरा हमारा जो है वो है दोषयुक्त वस्तुएं या डिफेक्टिव गुड्स। जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं यदि वो दोषयुक्त हैं, डिफेक्टिव हैं, मतलब उसकी मात्रा जो है कम है, उसके गुण जो होने चाहिए वो गुण उसमें है नहीं, जितनी शक्ति की वो होनी चाहिए उतनी शक्ति की वो निकली नहीं, जितनी प्योर वो होनी चाहिए थी उतनी शुद्ध वो निकली नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारा समझौता हुआ था, बातचीत हमारी हुई थी कि ये काम वस्तु करेगी, वो नहीं कर रही। अगला है सेवाओं में न्यूनता या डेफिशिएंसी ऑफ द गुड्स। अब सेवाओं में न्यूनता मतलब सेवाओं में कमी हो जाना। कौन कौन सी कमी हो सकती है, तो उसके खिलाफ भी केस हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बैंक द्वारा ऋण देने में अनावश्यक देरी, अननेसेसरी डिले इन गिविंग लोन। हम बैंक से उधार लेने गए, हमें तुरंत आवश्यकता थी, पर बैंक जो है देरी कर रहा है बहुत ज़्यादा, 1 हफ्ता 10-15 दिन हो गए पर वो पैसे दे नहीं रहा, जबकि समझौता हो चुका है। सेकंड है बीमा कंपनी द्वारा दावे में अनावश्यक देरी करना, अननेसेसरी डिले इन द पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ए इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी द्वारा दावों में अनावश्यक देरी करना, या फिर अननेसेसरी डिले इन द पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवाया अपनी कार का, ठीक है, और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो पेमेंट तो उसे इंश्योरेंस कंपनी को करनी है कि एक्सीडेंट होगा तो हम पेमेंट करेंगे, पर इंश्योरेंस कंपनी जो है पेमेंट करने के लिए टाल मटोल या आगे आगे बात को टाल रही है। अगला है ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा माल पहुंचाने में अनावश्यक देरी, अननेसेसरी डिले बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी। हमने अपने शहर से दिल्ली को सामान भेजा, परंतु जो सामान 2 दिन में पहुंच जाना चाहिए था उसको 15-20 दिन हो गए, और ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक वाला जो है वो सामान नहीं पहुंचा रहे, बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं। अगला हो सकता है कि बिजली विभाग या टेलीफोन डिपार्टमेंट जो है उसने गलत बिल हमारे को दे दिया, रॉन्ग बिल बाय द इलेक्ट्रिसिटी और द टेलीफोन डिपार्टमेंट। बिल जो था वो कम था, खर्चा उतना ज़्यादा हुआ नहीं था, पर बिल बहुत ज़्यादा दे दिया गया। अगला है गैस एजेंसी द्वारा स्पुर्दगी में अनावश्यक देरी, डिले बाय द गैस एजेंसी इन डिलीवरी ऑफ द गैस रिफिल। हमारा सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाता है, हम गैस एजेंसी के पास जाते हैं कि हमारे को सिलेंडर भर के दे दो, और वो सामान पहुंचाने में बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं, तो भी हम केस कर सकते हैं। कोरियर सर्विसेज बाय द डिले इन द कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज द्वारा अनावश्यक देरी करना। कोरियर सर्विसेज 24 घंटे के अंदर सामान पहुंचाने का उनका प्रॉमिस होता है, पर वो 3-4 दिन हो गए पर सामान हमारा नहीं पहुंचा रहे, तो उनके खिलाफ भी केस किया जा सकता है। अगला एक और कारण हो सकता है अधिक कीमत लेना, एक्सेस चार्जिंग ऑफ द प्राइसेस। अधिक कीमत लेने का मतलब क्या हो गया, एग्जांपल के लिए, पहला
पैकेट पर लिखी गई कीमत से ज़्यादा लेना, मोर देन द प्राइस रिटर्न ऑन द पैकेट, जितना पैकेट वस्तु के डब्बे के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है दुकानदार उससे ज़्यादा कीमत लेता है तो हम केस कर सकते हैं। वस्तु पर लिखी कीमत से ज़्यादा, मोर देन द प्राइस रिटर्न ऑन द प्रोडक्ट, पहले था पैकेट पर लिखी हुई कीमत, अब है वस्तु के ऊपर अगर कीमत लिखी है उससे ज़्यादा कीमत दुकानदार लेता है तो भी हम केस कर सकते हैं। ये थर्ड है अधिनियम द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक लेना, मोर देन द प्राइस डिसाइडेड बाय द लॉ, अगर अधिनियम ने किसी वस्तु का कोई प्राइस फिक्स कर दिया कि इतना ही रेट होगा इसका और यदि उससे ज़्यादा रेट लिया जाता है तो भी केस हो सकता है। एफ पॉइंट है जोखिमपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ द हज़ार्डियस गुड्स, जैसे जो ऐसी वस्तुएं बेच रही है कोई कंपनी जो कि जोखिमपूर्ण है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे प्रेशर कुकर है घटिया क्वालिटी का है, कुकिंग गैस है वो भी ख़राब है, लीक हो रही है, बिजली के उपकरण जो हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो भी ख़राब हैं, तो उनके खिलाफ़ भी केस जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा इसमें आ जाएगा शिकायत कौन दायर कर सकता है, कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो कौन व्यक्ति जो है केस कर सकता है। पहला है उपभोक्ता, ग्राहक खुद भी कर सकता है, कंज्यूमर हम कहेंगे। दूसरा है मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कि ग्राहकों का एक संघ या समूह बना हुआ जिसमें सारे ग्राहक इकट्ठे हुए हैं, वो भी सभी मिल कर के ग्राहक के लिए केस कर सकते हैं। तीसरा है एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा, बाय मोर देन वन कंज्यूमर्स, कुछ ग्राहक आपस में इकट्ठे हो गए, 2-3 ग्राहक, और उन्होंने मिल कर के केस किया। अगला है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर अगर कोई ग्राहक ऐसा है जिसकी मृत्यु हो गई तो कानूनी रूप से उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो भी उसके लिए केस कर सकता है, लीगल नॉमिनी ऑफ द डिसीज कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा है उपभोक्ता को उपलब्ध उपचार या रिलीफ फॉर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। एग्जामिनेशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं, उपभोक्ता को कौन कौन से उपचार हैं कि वो क्या कर सकता है। पहला है दोषों को दूर करना, रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट्स, अगर कोई वस्तु में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है तो उसे दूर किया जा सकता है। दूसरा है वस्तु को बदलना, अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसे ऑर्डर दिया जा सकता है दुकानदार को कि वस्तु बदल के दो, रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स, कीमत की वापसी, अगर वस्तु ठीक नहीं होती वापस नहीं कर सकते तो ये बोला जा सकता है कि वस्तु का मूल्य जो है ग्राहक को लौटा दिया जाए, रिफंड ऑफ द प्राइस। अगला है क्षतिपूर्ति का भुगतान करना, अवार्ड ऑफ द कंपनसेशन, यदि कोई हानि हो गई है ग्राहक को तो उस हानि को पूरा करने का जिम्मेवारी जो है उसे दे दी जाए। शारीरिक या कोई और हानि, तो अगर ये हानि निर्माता की लापरवाही से हुई है तो उसे ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप इस हानि को पूरा करें। पाँचों पॉइंट है सेवा की में कमी को दूर करना, रिमूवल डेफिशिएंसी इन द गुड्स, अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का पैसा देने में देरी कर रही है तो ऑर्डर दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को कि आप पेमेंट करो, या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर सामान नहीं पहुंचा रही तो उसे ऑर्डर दिया जाएगा कि सामान पहुंचाओ इत्यादि। अगला है अनुचित प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार पर रोक, डिसकंटिन्यूस ऑफ द अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनुचित और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार क्या होते हैं ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है जोखिमपूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर रोक, स्टॉपिंग ऑफ द सेल ऑफ द हैज़ार्डियस गुड्स, कई बार सरकार के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस कंपनी की जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं उन सभी को ये कंपनी जो है बाज़ार से अपनी वापस ख़रीद लेगी। अगला है पर्याप्त लागत का भुगतान करना, पेमेंट ऑफ द एडिक्वेट कॉस्ट, जितनी लागत जितना खर्चा आया था ग्राहक का वो लागत जो है पूरी कर दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है उपभोक्ता के अधिकार या कंज्यूमर राइट्स। इम्पॉर्टेंट है ये 2-3 टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसके उपभोक्ता को उपलब्ध उपचार, रिलीफ और रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर जो हमने डिस्कस किया। अगला टॉपिक अभी हम करने जा रहे हैं उपभोक्ता के अधिकार, कंज्यूमर राइट्स, ये भी एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं ये सभी धारा 6 सेक्शन 6 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे को दिए गए हैं। तो इसमें एक पॉइंट है जो प्रिंट नहीं हुआ है नीचे, यहाँ पर स्कैन में नहीं आया है तो नोट कर लें आप, सुरक्षा का अधिकार या राइट टू सेफ्टी, पॉइंट है सुरक्षा का अधिकार या राइट टू सेफ्टी। जिस भी चीज़ से स्वास्थ्य को, ग्राहक के स्वास्थ्य को, उसके जीवन को, उसकी संपत्ति को हानि होती हो उसे सुरक्षा का अधिकार है। नकली घटिया किस्म की दवाइयों, घटिया किस्म का सामान जैसे कि बिजली का प्रेस, प्रेशर कुकर, खाने पीने की चीज़ें, ब्रेड, दूध, मक्खन इत्यादि,
यदि ये घटिया क्वालिटी के हैं तो इनसे सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो है वो ग्राहक को होता है।